हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। ये जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, दिस इज़ फ्रॉम फिजिक्स। तो जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बात होती है तो इलेक्ट्रिसिटी के केस में हमारे दिमाग में आता है जो घर में बिजली आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। एंड व्हेन इट कम्स टू मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म का हमारे दिमाग में क्या आता है, मैग्नेट और मेटल पीस के बीच में अट्रैक्शन, उसको हम मैग्नेटिज्म कह देते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करनी शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली कैसा चार्ज है, कैसी पावर है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चलाने में हमें मदद करती है। तो अगर बात करें तो कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होगी जो हम देखते हैं डेली रूटीन में, जैसे हो गया आपका कंप्यूटर्स हो गए, आपकी लाइट्स होगी, लाइट का मतलब जो आपके बल्ब्स हो गए, फ़ैन होगी, ये सारे किस चीज़ पे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे। और ये क्या है, सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। अब इन नेचर अगर बात की जाए, नेचर में जो हमें एटम्स मिलते हैं उसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा हुआ है। और कहते हैं जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर चार्ज हो किसी भी एटम के ऊपर तो वो क्यों होता है? जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर अनइक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि या तो उसका चार्ज नेगेटिव हो जाएगा या तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब उन्होंने क्या बात की है, चार्जेस ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड आर बिल्ड अप ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अब कहते हैं अगर आपने चार्ज बिल्ड करना हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या तो आप उस पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो या तो रिमूव कर दो, दो काम कर सकते हो। अगर आप ऐड करोगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा, अगर आप रिमूव करोगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। इस तरह से आपकी तीन बॉडीज़ होती हैं, एक होती है नेगेटिवली चार्ज, एक होती है न्यूट्रल और एक होती है पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो बात करनी शुरू करते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है किसी चीज़ का तो मतलब उसने क्या किया, गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन्स। पर अगर उसका पॉजिटिव चार्ज है तो उसने लूज़ किए हैं। अगर और जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज था इसका नेम किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। आप फ्रैंकलिन के नाम से भी इसको याद रख सकते हो। आगे टेक एनी टू मटेरियल्स। अब उन्होंने ना आपको चार्ज डेवलप करने की एक ट्रिक बताई है, आप चार्ज डेवलप कैसे कर सकते हो। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपने स्कूल्स में की होगी हरकतें ऐसी, आपने घर पे भी की होंगी फॉर एग्जांपल ट्राई। तो आप क्या करो, आप एक स्केल लो या फिर एक कॉम्ब लो, उसको अपने सिर से रब करना शुरू करो। आप जब उसको अपने सिर से रब करोगे और छोटे छोटे पेपर पीसेस काट लो, और जैसे ही आपने रब किया कॉन्स्टेंटली फॉर अबाउट 1 मिनट के करीब, तो उसको क्या करो, आप पेपर पीसेस के ऊपर घुमाओ, तो पेपर पीसेस सारे के सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे। आप सोचेंगे ये तो मैजिक हो गया, ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हुआ क्योंकि जब आप स्केल को रब करते हो अपने सेट के साथ तो वो क्या होता है, उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। एंड चार्ज डेवलप होने की वजह से जो पेपर पीसेस होते हैं उन पे ऑपोजिट चार्ज होता है। मतलब सबसे पहले तो जब आप स्केल को पेपर पीसेस के पास लेके जाओगे विदाउट रबिंग, तो जब दोनों को आप अट्रैक्ट करोगे तो दोनों में कोई अट्रैक्शन नहीं होगी। दोनों को जब पास लेके आओगे, इसका मतलब क्या है, दोनों के पास सेम चार्ज है, इसलिए दोनों रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे के पास नहीं आ रहे हैं। पर व्हेन यू रब्ड द स्केल और कॉम्ब विद योर हेयर्स या फिर हेड, तो उसने क्या किया, चार्ज डेवलप हुआ और फिर पेपर पीसेस को अट्रैक्ट किया। मतलब कि उसका ऑपोजिट चार्ज डेवलप हुआ जिसकी वजह से उसने क्या किया, पेपर पीसेस को अट्रैक्ट, मतलब एक का चार्ज पॉजिटिव रहा होगा और दूसरे का नेगेटिव। तो यूजुअली जो आपका स्केल होता है जिसको आपने रब किया होता है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और जो आपके पेपर पीसेस होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब उसने एग्जांपल दी आपको, फर्क के साथ भी ऐसा हो सकता है, ग्लास के साथ भी, पेपर, मेटल, सिल्क, प्लास्टिक, एम्बर, रबर, सल्फर एटसेट्रा। और इनकी ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ना, और लेटर ऑन ये क्या बन जाता है, नेगेटिवली चार्ज, जब आप इसको रब करते हो किसी चीज़ के साथ चार्ज डेवलप करने के लिए। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। अब कहते हैं अब कोई न्यूट्रल बॉडी है या फिर ऑपोजिटली चार्ज बॉडी है, वो आराम से अट्रैक्ट हो जाएगी अगर आपकी कोई बॉडी चार्ज्ड है, ठीक है। अब कहते हैं जो चार्ज है आप उसको कंजर्व कर सकते हो। कंजर्व का क्या मतलब है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मतलब जब आपने रब किया तो जो चार्ज पैदा कैसे हुआ, बेसिकली जो आपके हेयर्स का चार्ज था वो कन्वर्ट, जो स्केल का चार्ज, उन दोनों में रिएक्शन हुआ, मतलब रिएक्शन इन द सेंस आफ्टर रबिंग उनका चार्ज दोनों का चेंज हुआ। मतलब कि एक का चार्ज, हेयर्स का चार्ज ट्रांसफ़र हुआ स्केल को। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, बिल्ट नहीं हो रहा है, नया चार्ज नहीं बन रहा है। तो यही चार्ज आगे क्या हुआ, ट्रांसफ़र टू द पेपर, जिसकी वजह से दोनों में अट्रैक्शन होगी। तो मतलब कि चार्जेस आर कंजर्व्ड, मतलब दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
अब कहते हैं अब कोई भी ये जो प्रोसेस है ऊपर अट्रैक्शन की, इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, मतलब जो चार्ज है आपका वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। अब क्या है आपके पास, कहते हैं अगर आप चार्ज को एसोसिएट करो मास के साथ तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, थ्रू मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अब कहते हैं कि चार्ज तभी एग्जिस्ट करेगा अगर मास होगा, अगर मास नहीं होगा तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। पर मास के साथ ऐसा कोई चीज़ नहीं है, अगर मास की एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो वो विदाउट चार्ज भी एग्जिस्ट कर सकता है और विद चार्ज भी। आगे जो चार्जेस होता है वो ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल आपको पता ही है, जैसे आपके हेयर्स, जब आपने हेयर्स के साथ रब किया कॉम को या फिर स्केल को, तो जो हेयर्स का चार्ज था वो किसको ट्रांसफ़र हो गया, स्केल या फिर कॉम को, तो दे आर ट्रांसफरेबल। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। आगे क्या है, दे आर इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का क्या मतलब है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इंडिपेंडेंट ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कहाँ से चार्ज शुरू हुआ है उस पर डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपकी फिजिक्स की एक टर्म है, आपने पढ़ी भी हुई है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है, जहाँ से किसी चीज़ का डिस्टेंस आप नापना शुरू करते हैं उसको बोल देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे कि आपको याद हो। तो कहते हैं कि चार्ज का ऐसा कुछ नहीं होता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसको इट डज नॉट डिपेंड कि कहाँ से उसने चार्ज लिया है, ठीक है। इट्स सिंपली जो टेकन इनटू कंसिडरेशन होती है बात वो यही होती है कि उसके पास चार्ज है, हम ये नहीं पूछते हैं कि वो कहाँ से चार्ज लेके आया है, ओके। साथ ही साथ जो कहते हैं चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब जो चार्ज है वो रहता कहाँ है, चार्ज रहता है आउटर सरफेस के ऊपर, वो अंदर नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो अपने एटम की, तो एटम का अगर चार्ज पूछा जाए तो वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। वो बाहर की तरफ कैसे होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ होते हैं, क्योंकि जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो इतनी टाइटली स्ट्रांगली एम्बेडेड होते हैं न्यूक्लियस में कि उसको आप बाहर निकाल ही नहीं सकते हो। तो जो रोटेशन में रहते हैं वो सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये जो केस है, जो चार्ज है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, टुवर्ड्स द आउटर सरफेस, ठीक है। साथ ही साथ कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए हैं कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिसिमिलर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम रिपल्शन एंड अट्रैक्शन बोलते हैं। आगे चलते कहते हैं जो रिपल्शन है वो क्या होती है, एक टेस्ट होता है जिसमें जो दो इलेक्ट्रीफाइड मतलब जो चार्ज्ड बॉडीज़ होती हैं एक दूसरे को रिपेल करती हैं। आगे क्या एक इलेक्ट्रोस्कोप होता है। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो क्या कंफर्म करता है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज। प्रेजेंस ऑफ चार्ज का क्या मतलब, कोई बॉडी है उसके पास, उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। अगर चार्ज प्रेजेंट है तो कौन सा प्रेजेंट है, पॉजिटिव प्रेजेंट है कि नेगेटिव प्रेजेंट है, ठीक है। और जो सिंपलेस्ट टाइप होती है उसको बोलते हैं हम पिच बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। आगे चलते कहते हैं जो चार्ज है उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, वोल्ट मीटर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर एटसेट्रा। अब कहते हैं जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है उसके पास दो गोल्ड लीव्स होते हैं, ठीक है, जो किसके साथ अटैच्ड होते हैं, टू द कंडक्टिंग पोज दैट हैज़ अ कंडक्टिंग डिस्क बोल ऑन द टॉप, द लीव्स आर अदरवाइज इंसुलेटेड फ्रॉम द कंटेनर। बेसिकली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो आपको नापने के काम आता है क्या, चार्ज, और उसकी अमाउंट कितनी है और किस फॉर्म में प्रेजेंट है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। आगे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसमें होते हैं चार्जेस कौन से होते हैं, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स मेनली। तो कहते हैं हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को या फिर सिंपली द करंट को टू बी द नेट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम across any section through the conductor in the sense from the positive toward the negative terminal। अब उसने क्या कहा है कि हम इसको क्या बोलते हैं, एक बेसिकली एक चार्ज होता है जो यूजली पॉजिटिव माना जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट एरिया जो ट्रेवल करता है किसी भी सेक्शन में से, कौन से सेक्शन में से, आपकी वायर के सेक्शन में से, थ्रू द कंडक्टर इन द सेंस फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। जो आपका इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी और सेल जो भी आपने सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक करंट काम करता है। आगे जो इसका ऐसा यूनिट होता है वो होता है एम्पेयर। सो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर सेकेंड। तो मतलब कि अगर आप 1 एम्पेयर करो तो 1 एम्पेयर में आपका 1 कूलम चार्ज पर सेकंड जो ट्रेवल करता है उसको हम कह देते हैं 1 एम्पेयर करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एम्पेयर। तो आपका जो मिली एम्पेयर होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पेयर, मतलब कि 1/1000 एम्पेयर के बराबर होता है आपका 1 माइक्रो एम्पेयर। अगर आप अपनी बात करें 1 माइक्रोन एम्पेयर की, तो 1 माइक्रोन एम्पेयर होता है आपका 10⁻6 एम्पेयर। क्यों? क्योंकि जो आपका 1 मिली एम्पेयर होता है इट इज़ इक्वल टू 1000 माइक्रो एम्पेयर,
ठीक है। तो इस केस में अगर आपने माइक्रो एम्पेयर निकालना हो तो 1 माइक्रो एम्पेयर की आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻³ मिली एम्पेयर, ठीक है। तो इस तरह से आपकी वैल्यू आएगी मिली एम्पेयर की। आगे चलते हैं, कहते हैं इट इज़ कन्वेंशनल टू चूज़ द डायरेक्शन ऑफ अ करंट टू बी इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब उसने क्या कहा है, कहते हैं कि ये कन्वेंशनल है, कि कन्वेंशनल का क्या मतलब है, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। कहते हैं कन्वेंशनल इसीलिए है टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशन का मतलब हमारी अजम्पशन है, जो हमने एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला वो यही है कि ये पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। साथ ही साथ जैसे कंडक्टर हो गया कॉपर, उसमें भी यही चीज़ होती है, जो करंट होता है उसके मोशन की वजह से, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की मोशन की वजह से, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से, इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, आगे क्या है हमारे पास, कहते हैं कि जो चार्ज है अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो ई है, ठीक है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके बीच में से पास कर रहे हैं इन टाइम t, तो जो टोटल चार्ज होगा वो होगा Q इज़ इक्वल टू NE। Q का मतलब है आपका चार्ज, टोटल चार्ज, n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इस तरह से अगर आपको करंट का याद हो तो करंट का था 1 एम्पेयर, और 1 एम्पेयर किसके बराबर था, 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड। सो आपका करंट किसके बराबर हो गया, चार्ज ओवर टाइम। तो चार्ज था आपका NE जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया ओवर टाइम। सो आगे बात करते हैं, तो आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ करंट की। ये दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट करंट और एक ऑल्टरनेटिंग करंट। अब डायरेक्ट करंट में क्या होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है डज नॉट वेरी विद टाइम, मतलब जो इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, उसको हम बोल देंगे डायरेक्ट करंट। और ये कौन से सोर्सेस होते हैं इसके, जैसे सेल हो गया, आपके बैटरी होगी, DC डायनमो हो गया, एटसेट्रा। साथ ही साथ आगे होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या है, जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड वो कंटिन्यूसली चेंजेस विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा जो उसका मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता जाएगा। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब, उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ पीरियोडिकली, टाइम के साथ नहीं, पीरियोडिकली, एक पीरियड खत्म हुआ तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो दिस इज़ योर ऑल्टरनेटिंग करंट। और साथ ही साथ इट हैज़ अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड हैज़ ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ्स। इसमें क्या होता है, एक तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसकी हाइट, जो इसकी हाइट होती है वेव की वो सेम रहती है, पर जो इसका ऑल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ है वो होते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। और साथ ही साथ इसकी जो एग्जाम्पल वो है AC डायनमो। साथ ही साथ जो इन इंडिया AC सप्लाईज 50 हर्ट्ज, जो AC की सप्लाई होती है, AC घर वाला नहीं, ये ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की जो सप्लाई होती है दैट इज़ 50 हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है। सो इस तरह से आपका जो होता है AC और DC मोटर, आप AC और DC आप देख सकते हो, डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ भी आप देख सकते हो। जो ऑल्टरनेटिंग है वो कितना चेंज कर रहा है, जबकि जो डायरेक्ट है वो कांस्टेंट रह रहा है, अगर रेड लाइन को आप ध्यान से देखें तो आगे क्या एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कहते हैं करंट है 3.2 एम्पेयर, उसकी वैल्यू है पर सेकेंड, जो फ्लो कर रहा है कंडक्टिंग वायर में से। तो साथ ही साथ कहते हैं आपने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर रहे हैं जो पास कर रहे हैं थ्रू द वायर। सबसे पहले तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो करंट है दैट इज़ I, 3.2 एम्पेयर है पर सेकंड, उसने बोला पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में, टाइम भी आपको दिया हुआ है। अब आपको n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं और आपको कूलम चार्ज दिया गया है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो, I इज़ इक्वल टू NE/T था, ऊपर अभी हमने किया। E की वैल्यू आपको पता है, T की वैल्यू आपको पता है, I की भी पता है, तो वैल्यू पुट करेंगे आपके पास n की वैल्यू निकल आएगी। आगे चलते हैं, अब कहते हैं इफ़ 25 कूलम चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर इन 5 सेकेंड्स। अगर 25 कूलम चार्ज है आपका, मतलब आपको चार्ज गिवन है, E गिवन है अब, ठीक है, 25 कूलम। अब आपको टाइम भी गिवन है 5 सेकेंड, ठीक है। तो आपने क्या कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको चार्ज दिया गया है सीधा, ठीक है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं दिया गया, आपको टोटल चार्ज दिया गया है। तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाओगे I इज़ इक्वल टू Q/T लाइक दिस। तो आपका इससे आंसर निकल आएगा 25/5, तो इट कम्स आउट टू बी 5 एम्पेयर। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। कहते हैं अब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 0.50 एम्पेयर करंट इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 5 मिनट्स। अब कहते हैं 5 मिनट में इसके बीच में से कितना चार्ज फ्लो करेगा, आपने वो बताना है, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसको,
आई इज इक्वल टू क्या ओवर 2, फिर वही फॉर्मूला लगेगा क्या ओवर टी। आई की वैल्यू आपको पता है, टी की वैल्यू भी पता है, तो टी की वैल्यू सबसे पहले आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे सेकंड्स की बात की जा रही है और इसका यूनिट भी सेकंड में ही होता है, और जो आपका कूलम है वो निकल आएगा चार्ज आपका। तो आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करनी शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज बॉडी का उसको क्या डिफाइन करते हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडीशन, ठीक है, जो क्या डिटरमाइन करती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। उसकी इलेक्ट्रिकल कंडीशन जो क्या डिटरमाइन कर रही है, फ्लो ऑफ चार्ज, किस डायरेक्शन में उसका चार्ज फ्लो कर रहा है। अब कहते हैं अब दो चार्ज बॉडीज़ हैं, उनको आपने क्या रखा है, एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट में, मतलब एक वायर के कॉन्टैक्ट में रखा है, ठीक है, ईच अदर, देन पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम बॉडी एट अ हायर पोटेंशियल टू द बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। कहते हैं इस तरह से आपने अपनी दो बॉडीज़ को अरेंज किया गया है कि जो दो बॉडीज़ हैं उनमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है। एक बॉडी जिसके पास हायर पोटेंशियल है वहाँ से लेके जिसके पास लोअर पोटेंशियल है वहाँ तक करंट फ्लो कर रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, इफ़ देयर इज़ नो पोटेंशियल, कहते हैं अगर दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज, देन नो करंट और चार्ज विल फ्लो बिटवीन देम व्हेन दे आर एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी कंडीशन टू फ्लो फॉर द फ्लो ऑफ करंट। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल बड़ी अच्छी से लेंगे, एक टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन की, ठीक है। अब जो टीचर है वो टीचर क्यों है, वो टीचर इसलिए है क्योंकि उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, जो नॉलेज आपके पास नहीं है, इसलिए वो क्या है, वो टीचर है इंसान। तो वो अब आपको क्या दे रही है, नॉलेज। तो कोई इंसान टीचर कब होगा, जब उसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज होगी। अगर उसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है तो नॉलेज हमेशा कहाँ से फ्लो कर रही है, हायर टू लोअर लेवल। हायर लेवल टीचर का था, लोअर लेवल आपका था, तो टीचर से किसकी ओर फ्लो कर रही है एनर्जी, आपकी ओर, ठीक है। तो ये आपका एक रिलेशन हो गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है दो चीज़ों के बीच का, दो चीज़ों को, जैसे दो ऑब्जेक्ट्स होगी इलेक्ट्रिसिटी वाली, तो उन दोनों को एक वायर के थ्रू इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव चार्जेस जो फ्लो हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो हो रही है। जिस तरह से स्टूडेंट से आपको क्या पास हो, जो टीचर से क्या पास हो रही थी, एजुकेशन की जगह पे अब आप उसको करंट मान लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए, और जो टीचर है उसको हायर पोटेंशियल वाला ऑब्जेक्ट मान लीजिए और स्टूडेंट को लोअर पोटेंशियल वाला। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला क्या आ जाता है, एक रिलेशन। और साथ ही साथ कहते हैं कि अगर दोनों के पास सेम एजुकेशन है, मतलब सेम नॉलेज है, सब कुछ सेम है, तो वो क्या एक दूसरे को पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। इसी तरह से अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ की गई हैं, दोनों का अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब, दोनों का पोटेंशियल अगर सेम है तो वो क्या करेगा, उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू एनर्जी ओवर चार्ज। तो आप यहाँ पे इसका देख सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी ओवर चार्ज। तो ये फॉर्मूला होता है इसका, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब आपको पता है वर्क डन को आप एनर्जी भी बोल सकते हो, तो इसको बोल देते हैं हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आगे बात करते हैं, इसका होता है 1 वोल्ट, इसकी वैल्यू होती है बिकॉज 1 जूल ओवर 1 कूलम होती है। जो रेजिस्टेंस क्या है, ऑपोजिशन टू द करंट। अब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है किसी भी वायर में से, जो किसी भी मटेरियल की बनी हुई है, उसके बीच में जो ऑपोजिशन का क्या मतलब है कि जो करंट को रोक देते हैं, कि मतलब करंट को आगे जाने नहीं देना, करंट मतलब प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑपोजिशन टू इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अ मटीरियल, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस। टाइप ऑफ मटेरियल, जैसे अब कॉपर हो गया, आप प्लेटिनम कंपेयर कर लीजिए, आप सिल्वर कंपेयर कर लीजिए। अब सिल्वर है, सिल्वर की सबसे ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी। क्यों, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। अब कॉपर पर इस बाकी सबसे बेस्ट है, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, इन सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस इन सब के कंपैरेटिवली कम होती है। तो ये तो एक डिपेंड करता है मटेरियल पे। दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब है कि वायर कितनी मोटी है, ठीक है, वो कम मोटी है कि वो ज़्यादा मोटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितनी ज़्यादा होगी। अब जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, जितनी मोटी तार होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी इलेक्ट्रिक करंट की, और जितनी कम मोटी तार होगी उतनी कम रेजिस्टेंस होगी टू द इलेक्ट्रिक करंट। और साथ ही साथ टेम्परेचर। अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते जाओगे तार का, उतना ज़्यादा उसकी क्या बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस। इसीलिए जैसे अगर आप आयरन की तार देखें
तो इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक करंट बीच में से फ्लो करता है तो ये ज़्यादा जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ज़्यादा जल्दी गर्म होने की वजह से इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ पाती है और इलेक्ट्रिक करंट प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता है। पर कॉपर के केस में ऐसा कम होता है, ऐसा नहीं होता है। सो ये थी आपकी रेजिस्टेंस और आपको पॉइंट्स भी बता दिए हैं। और रेजिस्टेंस को डील करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर रेजिस्टेंस होगी तो आपका करंट प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न। तो आगे क्या है, इस तरह से आपका रेजिस्टेंस होती है और इसको एक सर्किट में कनेक्ट किया जाता है यूजुअली। ये इस तरह से आपको नज़र आएगी और कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अगेंस्ट द ऑपोजिशन तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। मतलब होता क्या है, एक तरफ से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है वायर कि मैंने करंट को आगे नहीं जाने देना, पर तब भी अगर इलेक्ट्रॉन्स बीच में से पास करते हैं तो फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है, हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट होने की वजह से जो आपकी रेजिस्टेंस है वो और बढ़ जाती है और बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है कि जो आपका करंट है वो आगे पहुँच ही नहीं पाता है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होने शुरू हो जाते हैं, हॉट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इसी रेजिस्टेंस का हम फ़ायदा उठा के क्या करते हैं, जैसे आपके बल्ब्स हो गए, जैसे जो आपके बल्ब्स हो गए, इसको लाइट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। लाइट प्रोड्यूस करने में कैसे हेल्प करते हैं, अब जो वो मटेरियल है टंगस्टन लगाया हुआ है हमने, जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अब जो फिलामेंट में क्या होता है, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सब भी फ्लो करने की कोशिश करते हैं। अगर फ्लो करेंगे तो फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है और इतनी ज़्यादा वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है कि जो आपका फिलामेंट है इट बिकम्स वाइट हॉट और जिसकी वजह से लाइट विजिबल हो जाती है। तो इस तरह से ये चीज़ एक्ट करती है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रिक सर्किट वो होता है जिसमें आपको स्विच भी दिया हुआ है, आपको बल्ब दिया है या फिर कोई सर्किट दिया हुआ है, उसमें गैल्वेनोमीटर भी लगा है, एमोमीटर भी लगा है, रियोस्टैट भी लगा हुआ है, स्विचेस भी लगे हुए हैं, आपकी वायर भी लगी हुई है और साथ साथ बैटरी का भी कॉम्बिनेशन है, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोल देते हैं। तो साथ ही साथ कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट वो पाथ होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट उसको भी कह देते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम आपका कुछ इस तरह से होता है। आपका बल्ब इस तरह से नज़र आता है, ये आपकी बैटरी होगी, ये आपके स्विचेस होते हैं। दिस इज़ योर क्लोज स्विच, दिस इज़ योर ओपन स्विच। ओपन स्विच जो ओपन सर्किट होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर पाती है, क्लोज सर्किट में से करती है।